नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हमारे हिंदी क्लास का और हमारा सेशन चल रहा था हिंदी में उपसर्ग, और हम उपसर्ग की एक क्लास आपको करा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्सों ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी उपसर्गों की, वह जाकर प्ले लिस्ट में उपसर्ग की क्लास दे सकते हैं, जो हमने कल पढ़ाई थी। हमने उपसर्ग के नियम, ट्रिक और नियमावली पूरी तरीके से उपसर्गों की बताई है। आज जो हम बताने वाले हैं उपसर्गों के वर्गीकरण को आज बताने वाले हैं। और कल हमने उपसर्गों के वर्गीकरण में भी बताया था कि पहले तो उपसर्ग के भेद बताए थे बच्चा, कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संधि युक्त उपसर्ग, ठीक है। एक होता है दूसरा संधि मुक्त उपसर्ग, ठीक है बेटा। ये बताया था कि संधि युक्त वो होते हैं जिसमें संधि होती है, जैसे सु प्लस के अच्छ। तो यहाँ पर क्या बना था, यहाँ बना था स्वच्छ। तो ये संधि युक्त है, इसमें संधि हो रही है। किसकी हो रही है? ऊ की हो रही है और ए की, और क्या बनना है? वह बनना है, ठीक है। क्या बनना है? वह। तो ये तो होती है संधि युक्त। जबकि संधि मुक्त जो होती है वो क्या होती है? जैसे कि नी प्लस के बास, और क्या बन गया यहाँ से? निवास, ठीक है। या आ प्लस के जन्म, तो क्या बन गया? आ जन्म। क्या शब्द बन गया? आ जन्म, ठीक है। यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं बही प्लस के गमन। इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बही प्लस के गमन, बही प्लस के गमन। तो क्या बन जाएगा? बहिर्गमन। तो यहाँ पर संधि हो रही है। तो जिन शब्दों में संधि से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं संधि युक्त उपसर्ग, और जिसमें स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं बच्चा संधि मुक्त उपसर्ग, ठीक है। ये बात हमने आपको बता दी थी, ये बात आपको हमने क्या करती थी? बता दी थी। फिर हमने इसका वर्गीकरण कराया था कल की क्लास में। हाँ, हमने क्या कराया था इसमें? सब उपसर्गों का वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण। और क्या बताया था? नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। फिर हमने आपको बताया था हिंदी के उपसर्ग। तीसरे नंबर पर आपको बताया गया था अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग, बच्चा ये बताया गया था। चौथे नंबर पर जो आपको बताया था वो बताया गया था जैसे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। और 5वें नंबर पर संस्कृत के अव्यय, जो उपसर्ग के भांति प्रयोग होते हैं। ये हमने कल की क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है बेटा। कल हमने संस्कृत के उपसर्ग बता दिए थे, इनकी संख्या होती है 22, ये बता दी गई थी। हिंदी के 10 या 12 होते हैं और प्रयोग में 19 या 20 होते हैं। समझ गए नहीं? आरी बात समझ में नहीं, इतनी बात आपको यहाँ से समझ लेनी है, ठीक है। तो ये आपके करा दिए थे संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने संस्कृत के उपसर्ग कराए थे। और संस्कृत के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र संस्कृत उपसर्ग, और दूसरे होते हैं संयुक्त संस्कृत के उपसर्ग। संयुक्त कौन से होते हैं? संयुक्त होते हैं जैसे आपके पराक्रम, तो पर प्लस के आ प्लस के क्रम। तो ये जो होते हैं ये किसके होते हैं? संयुक्त होते हैं। जब एक साथ 2 उपसर्ग प्रयोग किए जाएं तब वहाँ पर क्या होते हैं? संयुक्त उपसर्ग होते हैं बेटा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं, कल हमारा हो चुका था। कल हमारा जो हुआ था वह हुआ था
आपका संस्कृत के स्वतंत्र उपसर्ग और संस्कृत के ही संयुक्त उपसर्ग। तो आज जो हमारा सेशन है वह होने वाला है, यानी कि दूसरा नंबर है, और वो क्या है हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं पहले हमें पता होना चाहिए। एक तो होता है ए, फिर एक आपका होता है अन, ठीक है बेटा। एक होता है उन, क्या होता है उन। एक होता है अध, क्या होता है अध। ए होता है, अन होता है, उन होता है, अध होता है। एक होता पर, क्या होता है पर, होता है बिन, ठीक है। फिर होता है भर, ठीक है। अन ए हो गया, अन हो गया, उन हो गया, अध हो गया, पर हो गया, बिन हो गया, भर हो गया। एक होता प्राक, क्या होता है प्राक, ठीक है बेटा। एक होता है न, एक होता है तिरस, ठीक है, क्या होता है तिरस। एक होता है सर या सत या सद, सत या सद, या तो सद या फिर सत, एक ही काउंट किया जाता है। एक होता है पुरा, क्या होता है बेटा पुरा। एक होता है बही, बही, ये भी इसका ही होता बही। एक होता सह, क्या होता है शह, ठीक है। ए हो गया, अन हो गया, उन हो गया, अध हो गया, पर बिन भर पराख न तिरस सद सत पुरा बही सह। एक होता है आपका से सु स्व, से सु स्व, ठीक है। एक होता है आपका दू और नी, एक होता है दू और एक होता है नी आदि। तो ये जो होते हैं ऐसे, ये सब क्या होते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं। कल को आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है, और आपको उन उपसर्गों से दिया जाएगा संस्कृत के मर्ज करके। वहाँ दिया था आ जो होता संस्कृत का होता है, और ए जो होता है वो हिंदी का होता है, ठीक है बेटा। तो ए हो गया है, अन हो गया है, उन हो गया है, अध हो गया, पर बिन भर प्राक न तिरस सद पुरा बही से सु स्व द्वे दू नी, ये हो गया। अब इनसे शब्द कैसे आएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, इसे ऐसे ना लिखकर एरो लगा के लिखते हैं। लिखा अनजान, तो इसमें क्या आ गया ए उपसर्ग आ गया। फिर आया ए छूता, क्या आ गया ए छूता, तो क्या आ गया ए आ गया। अगर मैं लिखा अनमोल, क्या लिखा अनमोल, तो बेटा क्या आ गया इसमें अन आ गया। मैं इसमें बेटा लिख रहा हूँ 29, क्या लिख रहा हूँ 29, तो क्या आ गया बच्चा उन आ गया। यहाँ पे लिखा गया 59, क्या लिखा गया है 59, तो क्या आ चुका है उन आ चुका है, हाँ या ना। अगर मैं लिख रहा हूँ कुकर्म, तो क्या आ गया है कु आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था कुजात, तो क्या आ जाएगा इसमें कु आ जाएगा, ठीक है। बताइए आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है बात या समझ में या नहीं, जल्दी बता दो, ठीक है। कुजात हो गया। एक आता है सुकर्म, तो क्या आ जाएगा सु आ जाएगा, ठीक है। एक आपका आ जाएगा सुबल, तो क्या आ जाएगा यहाँ भी सु आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर लोक लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ बिन विहा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बिन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ भर पेट, तो क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पर भर आ जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। मैं लिखूँ दोबारा, तो क्या आ जाएगा दु आ जाएगा। मैं लिखूँ दुबला, तो क्या आ जाएगा दु आ जाएगा। यहाँ पर अगर लिखा जाए अधमरा, तो क्या आ जाएगा बच्चा अध आ जाएगा। यहाँ पे अगर लिखें अध लिखा, तो क्या आ जाएगा बच्चा अध आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं बताइए जल्दी। भर आ जाए आपका भरपेट आ गया, या भरपेट की जगह आपका बहिर्गमन आ जाए, बहिर्गमन, तो क्या आ जाएगा बही आ जाएगा,
वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है बेटा। सहमति क्या आ जाए, सहमति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शह आ जाएगा। ठीक है। सहचर, सहचर, तो क्या आ जाएगा, सह आ जाएगा। मेरी बात को आराम से समझ ले, जो भी आपके निकालने हैं इसमें उपसर्ग में क्या होता है कि एक मूल शब्द बच जाता है। क्या बच जाता है, एक मूल शब्द बच जाता है। अगर मैं यहाँ ए को निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा, जान, ए को निकाल दूँ तो छूता, अन को निकाल दूँ तो मोल, ठीक है, उनको निकाल दूँ तो 30, उनको निकाल दूँ तो 60 यानी 60, कू को निकाल दूँ तो कर्म, ठीक है, कू को निकाल दूँ तो जात, सू को निकाल दूँ तो कर्म, सू को निकाल दूँ तो बल, पर को निकाल दूँ तो लोक, बिन का निकाल व्याह, ठीक है, भर को निकालना तो पेट, और दू का निकालना तो दोबारा और वला, ठीक है। अध का हो गया मरा, अध का हो गया लिखा, बही का हो गया गमन, ठीक है, सह का हो गया मति, और सह का हो गया चर। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द बच जाता है जो कैसा होता है, अर्थवान होता है, जो कैसा होता है, अर्थवान होता है। कल बताया गया था उपसर्गों को स्वतंत्र प्रयोग में नहीं ला सकते, उपसर्गों को स्वतंत्र प्रयोग में नहीं ला सकते, ये बताया गया था कल के सेशन में आपको। ठीक है भाई। तो देख लो, हिंदी में ये उपसर्ग होते हैं, इनसे ये शब्द बन सकते हैं। ए होता, अन होता है, उन होता है, अध होता है, पर होता है, बिन होता है, भर, प्राक, न, तिरस, ठीक है, तिरस, सद, सत, पुरा, वही, सह, सह, सु, स्वय, दू, नो आदि, ये होते हैं सब इसमें। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए, इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अरबी, फारसी या फिर उर्दू। अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, अरबी, फारसी या उर्दू, कि कौन से अरबी, फारसी या उर्दू के होते हैं। ठीक है भाई। तो तीसरा जो आज आपका होगा वो क्या होगा, अरबी, फारसी। ठीक है भाई, अरबी, फारसी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। चलिए इसे ऐसे लिख देते हैं, कौन से होते हैं। अगर हम कहें कि कम, कम होता है, ठीक है, एक होता है अल, जैसा अलबत्ता, ठीक है, एक आपका होता है खुश, खुश नसीब आता है इसमें एक शब्द, एक आपका आता है गैर, और गैर वाजिब आता है इससे, एक आता है ना, तो ना से क्या बन जाता है, नापसंद, ठीक है, एक आपका हो जाएगा वह, ठीक है, एक हो जाएगा आपका वाह। ठीक है भाई। यहाँ पर ही अगर हम बात करें तो वाह एक हो जाएगा बद, तो बद नसीब हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा वे सहारा हो जाएगा, एक हो जाएगा बर्दाश्त हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा बिला, क्या हो जाएगा, बिला, बिला हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ला, ला, एक हो जाएगा सर, सर दर्द, एक हो जाएगा हम दर्द, एक आपका हर, हर, एक हो जाएगा आपका दर, दर, एक हो जाएगा एन। ये आपके होते हैं। यानी अरबी, फारसी में कौन से होते हैं, कम, अल, खुश, गैर, ना, वह, वाह, बै, वाह, बद, वे, बर, ठीक है, बिला, ला, सर, हम, हर, दर, एन, ये होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कमज़ोर, कमज़ोर, तो अब इसमें देखिए क्या आया है, कम आ गया, कम प्लस के जोर, ये तो ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है। एक आ जाएगा आपका अलबत्ता, अल बत्ता, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल प्लस के बत्ता, तो उपसर्ग क्या आ गया है, अल आ चुका है। एक आ जाएगा खुद किस्मत, यानी खुश किस्मत, खुश किस्मत, खुश किस्मत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, वो खुश आ जाएगा, किस्मत शब्द हो जाएगा। ठीक है। एक हो जाएगा खुशहाल, इसी में आ जाएगा, चलो वो छोड़ो, ठीक है। एक हो जाएगा गैर हाजिर, गैर हाजिर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैर आ जाएगा सब। एक आपका आ जाएगा नापसंद, नापसंद, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, ना आ जाएगा। ठीक है। एक आ जाएगा बगैर, बगैर, तो क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। ठीक है। एक आ जाएगा बाअदब, बाअदब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बा आ जाएगा, वाह। ठीक है भाई। इसमें बाइज्जत भी होता है,
वाइज्जत, ये तो क्या आ जाएगा इसमें भी, वाह आ जाएगा। ठीक है भाई। एक होता है बदकिस्मत, बदकिस्मत तो क्या आ जाएगा यहाँ, बद आ जाएगा। ठीक है बेटा। एक आ जाएगा बेसहारा, बेसहारा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वे आ जाएगा। ठीक है। एक आगा हमराहा, हम रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम आ जाएगा। एक हो जाएगा हमदर्द, हमदर्द भी इसमें हो जाएगा। चलो एक आगा हर दिन, हर दिन तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ठीक है। एक आ जाएगा ऐन वक्त, ऐन वक्त तो क्या आ जाएगा, ऐन आ जाएगा। ठीक है। आर्य बात समझ में। एक आगा ऐन मौका, इसी में ऐन मौका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐन आ जाएगा। तो इन शब्दों का समझ सकते हो अरबी फारसी के आप उपसर्गों को। ठीक है। अरबी फारसी के उपसर्गों को पहचान सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, कम आ चुका है, अल आ चुका है, खुश, गैर, ना, वै, वाह, बद, वे, वर, वो बद, बिल, ला, सर, हम, हर, दर, एन। तो कमज़ोर में कम होता है, अलबत्ता में अल होता है, खुशकिस्मत में खुश होता है, गैर हाजिर में गैर हो जाए, ना पसंद में ना, वगैरह में वै, वाअदब में वाह, इज्जत में वाह, बदकिस्मत में वद, वे सहारा में वे, हम राह में हमरा, और हम दर्द अगर आएगा तब भी कौन सा आएगा, हम आ जाएगा। हर दिन में हर। ठीक है। ऐन वक्त में ऐन आ जाएगा, ऐन मौके पर ऐन, कहते नहीं ऐन मौके पर पुलिस आ गई, इस तरीके से। ठीक है बेटा। तो ये हो चुके हैं आपके हिंदी के, सॉरी अरबी फारसी के। तो ये तीसरे नंबर के थे, यहाँ हमने 2 लिख दिया था मिस्टेक से। ठीक है। तो तीसरे नंबर के थे बेटा ये कौन से नंबर के थे, ये तीसरे नंबर के थे। तो अब जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे किसके, चौथे नंबर के, यानी कि कौन से, अंग्रेजी वाले। आपको किसी किताब में भी इतना विश्लेषण नहीं दिया गया होगा जो कि मैं आपको बता पा रहा हूँ आपको इस माध्यम से। ठीक है। आ रही बात समझ में आपको। डेली क्लास होती है ये आपकी। तो बेटा 6 होते हैं इसमें, 6 होते हैं किसके, अंग्रेजी के, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ पर पहले नंबर पे आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे सब, सब। दूसरे नंबर पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे चीफ। तीसरे नंबर पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे वाइस। ठीक है। चौथे नंबर पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे जनरल, जनरल। फिर 5वें नंबर पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे हेड। 6ठे नंबर पर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे डिप्टी, डिप्टी। तो सबसे पहले डिप्टी से शुरू करते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर ये शब्द बन जाता है। डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम ये बन जाता है। एक आपने देखा होगा हेड मास्टर या हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर या हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। जनरल में आपने देखा होगा, जनरल में जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर या जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। ठीक है। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, या फिर आप लिख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये लिख सकते हैं। चीफ में आप, चीफ में क्या लिख सकते हैं आप, चीफ जस्टिस लिख सकते हैं, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस लिख सकते हैं, या आप चीफ मिनिस्टर लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ये लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर। सब रजिस्ट्रार लिख सकते हैं, सब रजिस्ट्रार। ठीक है। या सब इंस्पेक्टर लिख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर ये लिख सकते हो अंग्रेजी में। ठीक है भाई। तो ये आपके हो चुके हैं यहाँ से।
अंग्रेजी उपसर्गों में सब होता है, चीफ होता है, वाइस होता है, जनरल होता है, हेड होता है, डिप्टी होता है। ठीक है बेटा, तो हम सबसे बना सकते हैं सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही चीफ से बना सकते हैं चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर। वाइस से हो सकता है वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल से हो सकता है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। हेड से हो सकता है हेड मास्टर या हेड कांस्टेबल। डिप्टी से हो सकता है डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी सीएम। तो ये शब्द अगर आएंगे आपको, ये शब्द अगर कभी भी आएंगे आपको, तो आप इसमें क्या करोगे, इनमें यही तो निकालना है आपको, यही तो निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो इसका, फुर्ती से स्क्रीन शॉट लो, बहुत जल्दी से आप। ठीक है भाई, फुर्ती से आप स्क्रीन शॉट ले लोगे, बहुत फुर्ती से। ठीक है भाई, बचना नहीं चाहिए एक भी शब्द आपका। ठीक है, अब हम पांचवा करने वाले हैं संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के भांति प्रयोग होते हैं। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के भांति प्रयोग होते हैं। ठीक है भाई, संस्कृत के अव्यय 5वें नंबर पर, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के भांति प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। एक एक करके लिखाते हैं इसको, एक एक करके लिखाते हैं। जैसा हम सबसे पहले लिखते हैं एक में अध, अध लिखाते हैं, अध। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा अधपतन और एक अधोगामी। एक तो बन जाएगा अध पतन शब्द और एक बनेगा अधोगामी, अधोगामी। ठीक है, ये बन जाएगा। एक बनेगा आपका अंत, अंत होता है एक अव्यय, तो इससे क्या हो जाएगा अंतःकरण, अंतःकरण। दूसरा होगा अंतःपुर, क्या हो जाएगा अंतःपुर। मैं आपको बताना चाहूँगा अंतःपुर किसे कहते हैं, हरम को कहते हैं, हरम, हरम को अंतःपुर कहते हैं, या जनान खाना, जनान खाना। ठीक है, जहाँ पर महिलाएं रहती हैं। ठीक है, अंतःपुर कहते हैं उसको। एक होता है आपका चिर, क्या होता है आपका चिर होता है। इससे क्या बनता है आपका, या तो चिरंजीवी कह सकते हैं या चिरकाल कह सकते हैं, चिरंजीवी, चिरंजीवी बन सकता है, या आपका चिरकाल भी हो सकता है। चिरकाल क्या हो सकता है बेटा, चिरकाल, ये भी बन सकता है। चिर प्लस के अकाल हो जाओ। एक होता है पुनर, क्या होता है चौथे नंबर पे बेटा, एक होता है पुनर, ये रह होता है मेरा ऐसा पुनर। तो क्या हो जाएगा, पुनर से आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म बन जाएगा इसी से। ठीक है, एक पुनर्गठन बन जाएगा, क्या बन जाएगा पुनर्गठन, पुनर्गठन। ठीक है, एक चिर कुमार भी होता है, एक क्या होता है चिर कुमार, आपने सुना होगा चिर कुमार का नाम भी। एक बनेगा बहिर, चलिए वो तो उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, एक आगा पुरा, तो पुरा में होगा पुरातन, पुरा से क्या बनेगा पुरातन, या पुरा क्या होता है पुरातत्व, पुरातत्व। छठे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका क्या बनता है सम, सम होता है एक। इससे क्या हो सकता है समकालीन। ठीक है, समकालीन बन सकता है, या आपका बन सकता है समकोण, क्या बन सकता है समकोण, समकोण बन सकता है। ठीक है बेटा, एक होता है सह, क्या होता है सह, 7वें नंबर पर सह, तो क्या बनेगा सहयोगी या सहकर्मी, सहकर्मी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। एक होता आत्म, क्या होता है आत्म, तो इसमें क्या आएगा आत्मचरित्र, आत्मचरित्र बन जाएगा, या फिर आत्मकथा, आत्मकथा बन जाएगा इससे। ठीक है, एक आता स्वयं, क्या होता है स्वयं, तो इससे क्या बन जाएगा स्वयं वर हो जाएगा। ठीक है, यह स्वयं सेवक हो जाएगा, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। 10 में आपका एक होता है स्वय, क्या होता है स्वय, तो क्या बन जाएगा
स्वरूप हो जाएगा, ठीक है, स्वरूप बन जाएगा। और ये स्वदेश, स्व माने अपना, अपना देश, स्वशासन। एक होगा तत्, क्या होगा, तत् से क्या बनेगा, या तो तत्काल बनेगा, तत्काल बन जाएगा, या तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो ये सब होते हैं संस्कृत के अव्यय। ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब होते हैं संस्कृत के अव्यय। मेरे लाल अच्छे से कर लो इसे तैयार। कल की क्लास जो होगी वो हमारी प्रत्यय की होगी। उपसर्ग आज हो गए फिनिश, ठीक है। तो क्या होते हैं, अध होता है, अध से क्या बना, अधपतन बन गया, अधोगामी बन गया बेटा। अंत्य होता है, अंतःकरण बन गया, अंतःपुर, जिसे हरम भी कहते हैं, जनान खाना भी कहते हैं, ठीक है बेटा। एक अव्यय होता है चिर, तो चिर को चिरंजीवी बन गया, या चिरकाल हो गया, चिरकुमार हो गया। एक होता है पुनर, पुनर का पुनर्जन्म होता है, पुनर्गठन होता है। पुरा से पुरातन होता है, पुरातत्व होता है। सम से समकालीन होता है, समकोण होता है। सह से सहयोगी होता है, या सहकर्मी होता है। आत्म से आत्मचरित्र होता है, आत्मकथा होता है। स्वयं से स्वयंवर होता है, स्वयं सेवक होता है। स्वयं से स्वरूप होता है, स्वदेश होता है। या तत् से तत्काल होता है, या तत्पुरुष होता है। तो बेटा कोशिश हमने करी है आपको कि पूरे उपसर्ग, पूरे एक एक करके उपसर्ग एक एक नियमावली के रूप में बताकर हमने कोशिश करी कि आपको बताया जाए यहाँ से। फिलहाल में हम अपनी क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि उपसर्ग हो चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये टॉपिक यहाँ पे रोकते हैं। कल जो है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, आपका भी मन फ्रेश, हमारा भी, क्योंकि कल संडे है, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और कल हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लास हमारी प्रत्यय की। और प्रत्यय पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। आपके अगर तुमने हिंदी को पूरी तरीके से देख लिया और पूरी हिंदी अगर मुझसे पढ़ ली, मेरे माध्यम से अगर पढ़ लिया आपने हिंदी, तो आपको कभी किसी भर्ती के लिए कभी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ के ही आपकी जो है ये बुद्धि में समा जाएगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लग रहा, डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। समझिए, जब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, याद करके तैयार करके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं इनके नियमावली सीख सकता हूँ, आप क्यों नहीं, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय पर। परंतु इससे पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और जितना भी हो सकेगा बच्चों को शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय पर, अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।